नमस्ते। स्वागत है हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के बिल्कुल बीचों बीच चलने वाले हैं। वहाँ एक ऐसी पहेली छुपी है, एक ऐसा अदृश्य राक्षस है जिसे सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। हम बात कर रहे हैं सैजिटेरियस ए स्टार की, हमारा अपना सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। इस राक्षस के आकार का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, करीब 43 लाख यानी 4.3 मिलियन। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये हमारे गैलेक्टिक सेंटर का मास है, और वो भी हमारे सूर्य के मुकाबले। जरा सोचिए, 4.3 मिलियन सूर्यों को एक साथ मिला दिया जाए तब जाकर इस ब्लैक होल के बराबर का मास बनता है। माइंड ब्लोइंग है ना? सेक्शन 1, द इनविजिबल मॉन्स्टर, एक अदृश्य राक्षस। अब यहाँ सबसे बुनियादी सवाल उठता है कि आखिर मिल्की वे के सेंटर को कौन सी चीज़ एक जगह पर बांधे रखती है। सोचने वाली बात है, वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा रहस्य यही था कि किसी ऐसी चीज़ को ढूंढा कैसे जाए जो आम ऑप्टिकल टेलीस्कोप से कंप्लीटली अदृश्य हो। इसे देखना लिटरली नामुमकिन था। सेक्शन 2, हंटिंग अ कॉस्मिक गोस्ट। इस अंतरिक्ष के भूत की आखिर खोज कैसे हुई? ये कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी कई दशकों तक चली। शुरुआत हुई 1933 में, जब कार्ल जैन्स्की ने पहली बार इन अजीब रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया। फिर 1974 में बैलिक और ब्राउन ने एक कॉम्पैक्ट रेडियो सोर्स ढूंढ निकाला। 1982 आते आते ब्राउन ने इसे सैजिटेरियस ए एस्टरिस्क नाम दे दिया। एस्टरिस्क क्यों? क्योंकि उस वक्त ये एक बेहद एक्साइटिंग डिस्कवरी मानी जा रही थी। और आखिरकार इन्हीं छोटी छोटी कड़ियों ने 2020 में इस ब्लैक होल की पुख्ता प्रूफ के लिए नोबेल प्राइज तक का सफर तय किया। सेक्शन 3, द टेल टेल स्टार्स, वो तारे जिन्होंने सब राज खोल दिए। रेडियो वेव्स के बाद हमारा ध्यान गया उन फुटप्रिंट्स पर जो इस इनविजिबल मॉन्स्टर ने पीछे छोड़ दिए थे। हम बात कर रहे हैं एस स्टार्स की। ये उन तारों का एक समूह है जो सैजिटेरियस ए स्टार के बेहद करीब ऑर्बिट करते हैं। इनकी हाई स्पीड और इनके ऑर्बिट्स का आकार ही सबसे बड़ा क्लू था। क्योंकि देखिए, ऐसी क्रेजी ऑर्बिट्स बिना किसी बेहद भारी और डेंस सेंटर के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और इन तारों का डेटा तो सच में हैरान कर देने वाला है। S2 और S14 जैसे तारे ऑलरेडी बेहद तेज हैं, पर जरा S4 7114 पर गौर कीजिए। ये तारा इतनी तेजी से घूमता है कि इसकी स्पीड रोशनी की स्पीड के 8% तक पहुंच जाती है। लाइट की स्पीड का 8%। ये आंकड़े सच में अनबिलीवेबल हैं। इसी बात पर राइनहर्ड गेंजेल का एक बहुत फेमस कोट है कि यही ऑर्बिट्स इस बात का बेस्ट एम्पिरिकल एविडेंस थे कि सुपरमैसिव ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते हैं, विदाउट एनी रीजनेबल डाउट। यही वो डिफिनिटिव प्रूफ था दोस्तों, जिसने आगे चलकर उस नोबेल प्राइज की नींव रखी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक नया माइंड बेंडिंग सवाल सामने आता है। आखिर हम किसी ऐसी चीज की तस्वीर कैसे खींच सकते हैं जहां से रोशनी का एक सिंगल फोटोन भी गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर बाहर नहीं आ पाता? इसे फोटोग्राफ करना तो प्रैक्टिकली नामुमकिन होना चाहिए, राइट? सेक्शन 4, कैप्चरिंग द कॉस्मिक मगशॉट, उस नामुमकिन तस्वीर को कैद करना। ये नामुमकिन सा लगने वाला काम कर दिखाया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT ने। ये कोई एक टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैली हुई 8 रेडियो ऑब्जर्वेटरीज का एक मैसिव नेटवर्क है। एपर्चर सिंथेसिस जैसी एडवांस टेक्निक का यूज करके इस नेटवर्क ने आकाशगंगा की घनी धूल को पार किया, एक्रेशन डिस्क का डेटा कलेक्ट किया और 2022 में एक ऐतिहासिक तस्वीर सामने ला दी। अब इन दो नंबर्स को कंपेयर करके देखते हैं। ये बहुत फैसिनेटिंग है। एक तरफ इसका मास जो 4.3 मिलियन सूर्यों के बराबर है, और दूसरी तरफ इसका डायामीटर जो सिर्फ 51.8 मिलियन किलोमीटर्स है। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के मर्क्यूरी ग्रह के ऑर्बिट से भी छोटा है। सोचिए, इतनी छोटी सी जगह में इतना ज्यादा मास पैक्ड है। ये इस ब्लैक होल की एक्सट्रीम डेंसिटी को दर्शाता है। तो आखिर 2022 की उस फेमस तस्वीर में हमें दिखता क्या है? पहला, एक चमकता हुआ गैस और डस्ट का रिंग जिसका तापमान मिलियन डिग्रीज तक गर्म है। दूसरा, उसके ठीक बीच में वो इवेंट होराइजन है, वो डार्क बाउंड्री जिसके आगे से लाइट बिल्कुल एस्केप नहीं कर सकती। और तीसरी चीज जिसने साइंटिस्ट को बहुत परेशान किया वो ये थी कि इसके रेडियो इमिशंस कुछ ही मिनटों में लगातार बदल रहे थे। इस कांस्टेंट चेंज के कारण इस हिस्टोरिकल इमेज को एनालाइज करना एक रियल चैलेंज बन गया था।
सेक्शन 5 सर्वाइविंग द एज। ब्लैक होल के किनारे पर आखिर होता क्या है? अब जरा सोचिए, जब कोई चीज इस जायंट मॉन्स्टर के इतने पास आती है तो क्या असर होता है। G2 गैस क्लाउड का इनकाउंटर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। साइंटिस्ट बिल्कुल तैयार बैठे थे कि जब ये क्लाउड पास आएगा तो ब्लैक होल की ग्रेविटी इसे टुकड़ों में चीर देगी और हमें एक भयंकर एक्सरे फायरवर्क्स का नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एंटिसिपेटेड फायरवर्क्स एक कॉस्मिक फ्लॉप साबित हुए। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइमलाइन देखते हैं। 2002 में इस G2 क्लाउड को पहली बार स्पॉट किया गया। 2012 आते आते कंफर्म हो गया कि भाई ये तो सीधा ब्लैक होल के अक्रीशन कोर्स पर जा रहा है। सबको लगा इसका नष्ट होना निश्चित है। पर 2014 में जब G2 अपने सबसे क्लोज पॉइंट पर पहुंचा तो सब हैरान रह गए। उन विशाल टाइडल फोर्सेस के बावजूद ये क्लाउड बिना नष्ट हुए ऑलमोस्ट पूरी तरह इंटैक्ट बच निकला। अब बड़ा सवाल है कि ये बचा कैसे। इसके पीछे दो मेन थ्योरीज हैं। पहली हाइपोथेसिस ये कहती है कि शायद ये क्लाउड सिर्फ गैस नहीं है, बल्कि इसके मैटर स्ट्रीम के अंदर एक बेहद घना सॉलिड क्लम्प छिपा हुआ है। दूसरी थ्योरी ये है कि ये ओरिजिनली एक बाइनरी स्टार सिस्टम था जो आपस में मर्ज होकर अब एक बेहद विशाल तारा बन चुका है। दोनों ही थ्योरीज हमें बताती हैं कि कॉस्मिक एनवायरनमेंट के इस एक्सट्रीम हिस्से में अभी भी कितने सारे अनसॉल्वेबल मिस्ट्रीज बचे हुए हैं। भले ही हमारी मिल्की वे एक्टिव सेफर गैलेक्सीज की तरह लगातार तूफान नहीं मचाती, पर सैजिटेरियस ए स्टार बिल्कुल शांत भी नहीं बैठा है। ये अक्सर ब्राइट फ्लेयर्स प्रोड्यूस करता रहता है। 2013 में एक अनयूजुअली ब्राइट एक्स-रे फ्लेयर मिला। फिर 2015 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लेयर आया जो नॉर्मल से 400 गुना ज्यादा ब्राइट था। 2019 में भी नॉर्मल से 75 टाइम्स ज्यादा ब्राइटनेस देखी गई और अभी हाल ही में 2023 में वहां कुछ ऐसे नए रेडियो फिलामेंट्स मिले हैं जिनकी ठीक से व्याख्या करना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी बाकी है। और अब एक और माइंड ब्लोइंग डेटा देखते हैं, 0.90। ये नंबर दर्शाता है इस ब्लैक होल का डायमेंशनलेस स्पिन पैरामीटर। हाल ही की रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि सैजिटेरियस ए स्टार एक जगह रुका हुआ नहीं है, बल्कि बेहद तेजी से स्पिन कर रहा है। इसकी रोटेशनल स्पीड रोशनी के स्पीड की मैक्सिमम लिमिट के करीब 62% तक मानी जा रही है। सोचकर ही दंग रह जाना पड़ता है। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि अगर इस अदृश्य राक्षस ने वक्त के साथ हमारी मिल्की वे के पूरे इतिहास को शेप किया है, तो इस घूमती हुई डिस्क के अंदर अभी और कितने ऐसे कॉस्मिक रहस्य छिपे हैं जिन्हें सामने आना बाकी है। आगे क्या नया मिलने वाला है, यही तो साइंस का असली मजा है। ऐसे ही और आश्चर्य के बारे में जानने के लिए और इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।